स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र में दो प्रमुख परिवर्तन किए। पहला, भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन। दूसरा, कृषि का उन्होंने व्यवसायीकरण किया। भू राजस्व व्यवस्था परिवर्तन इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका है। आज बताया जाएगा कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश भारत में उद्योगों की क्या स्थिति थी, व्यापार की क्या स्थिति थी, और इन सभी से संबंधित छोटी छोटी बातों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं कृषि के व्यवसायीकरण, है ना। अंग्रेजों ने भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर बल दिया। इसके तहत उन्होंने खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को हतोत्साहित किया। वे नहीं चाहते थे कि किसान अपनी सभी भूमि पर, सारी भूमि पर खाद्यान्न फसल ही उगाए। ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आता था। इसकी जगह पर उन्होंने नकदी फसलें जैसे कपास, नील, चाय, कॉफी, पटसन, गन्ना, इन नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया। उद्देश्य क्या था? ताकि ब्रिटेन के कारखानों को भारत से कच्चे माल की आपूर्ति की जा सके, है ना। कच्चा माल खाद्यान्न नहीं होता है। खाद्यान्न तो केवल उपभोग के लिए होता है, डायरेक्ट खा लिया जाता है। खाद्यान्न की उपयोगिता कारखानों में नहीं होती है। तो कृषि क्षेत्र में कच्चा माल पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को हतोत्साहित किया और नकदी फसलों को उगाने पर बढ़ावा दिया। इसके लिए अंग्रेज किसानों को मजबूर करते थे। कैसे? जो अंग्रेज व्यापारी होते थे, जो किसानों से नकदी फसलें उगाने पर मजबूर करते थे, वास्तव में अंग्रेज व्यापारी हुआ करते थे। अंग्रेज व्यापारी किसानों को एक अग्रिम धनराशि दे दिया करते थे, समझौता करवा के। लिखित समझौता होता है ना, उसको कहते हैं संविदा, है ना। तो एक संविदा के तहत अग्रिम पेशगी दे देते थे। अग्रिम पेशगी मतलब अग्रिम धनराशि। पहले से ही एक धनराशि, एक मुश्त दे देते थे कि तुम्हें अपने खेत के एक निश्चित भूभाग पर केवल नकदी फसलें ही उगाना है। अब कितने भूभाग पर, ये दी गई पैसे पे डिपेंड करता था कि कितना पैसा दे रहे हैं और तुम्हें कितने भाग पर, खेत के कितने क्षेत्र पर नकदी फसलें उगाना है। अगर अग्रिम पेशगी लेने के बाद, संविदा करने के बाद भी किसान अगर अपने निश्चित भूभाग पर वो नकदी फसल नहीं उगाता था तो उसे परेशान किया जाता था, ठीक है, गिरफ्तार भी किया जा सकता था। तो ऐसे ही एक प्रथा थी तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा बिहार के चंपारण जिले में प्रचलित थी, ठीक है। इसके तहत जो अंग्रेज व्यापारी होता था वो किसानों को अग्रिम पेशगी के रूप में रकम देता था, ठीक है, ताकि किसान अपने खेत के 3/20 भाग पर केवल नकदी फसलें ही उगाएंगे। लिखा है, एक अग्रिम संविदा के तहत बिहार के चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती, स्पेशली नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था कि तुम 3/20 भाग पर केवल नील की खेती करोगे। ऐसा नहीं करोगे तो एक तरह से दंडनीय अपराध है। क्यों? क्योंकि पैसा पहले ही दे चुके हैं। अगर आप पैसा किसी बात के लिए पहले ही ले लीजिए और काम न करिए तो वास्तव में तो अपराधी माना जाएगा ना, अगर न्यायालयी समझौता आपने करवा लिया है तो, ठीक है। तो बिहार के जो चंपारण के किसान थे इससे काफी परेशान थे। बाद में आप जब इतिहास पढ़ेंगे आधुनिक भारत का आंदोलन, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल थे, वो गांधी जी से 1917 में जाकर मिले थे और चंपारण की किसानों की दशा बताई थी कि वहाँ की किसानों की दशा बहुत ही खराब है, कुछ करिए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके लौट चुके थे, है ना। भारत में वो एक मौका तलाश रहे थे सत्याग्रह का प्रयोग करने का। उन्हें एक अच्छा मौका मिला। भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला सफल प्रयोग कहाँ किया था? बिहार के चंपारण में। कब? 1917 में किया था सत्याग्रह का प्रयोग। मुद्दा कौन सा था? वही तीन कठिया प्रथा वाला कि किसानों को इससे मुक्ति मिलनी चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश भारत में अकाल, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन घटने के चलते ब्रिटिश भारत में अकाल बहुत ज्यादा पड़े। ब्रिटिश भारत में पड़ने वाले अकालों के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था अधिक लगान के कारण किसानों ने खेती में रुचि लेना बंद कर दिया, या तो किसानों ने खेती बंद कर दी या खेत छोड़कर भाग गए, है ना। तो क्योंकि लगान बहुत अधिक हुआ करता था, बहुत से किसान अधिक समय पर लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें खेत से बेदखल कर दिया जाता था, है ना। उनकी जमीन दूसरे किसानों को दे दी जाती थी, या फिर अधिक लगान देते देते किसान इतना थक जाता था कि वो खेती करना ही बंद कर देता था। अब किसान खेती करना बंद कर देगा तो खाद्यान्नों का, देश में जो खाद्यान्न पैदा हो रहा है उसमें गिरावट आएगी ना।
गिरावट आएगी तो लोगों को खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो भूखमरी फैलेगी कि नहीं। दूसरा कारण था कृषि का व्यवसायीकरण, इसने भी वही प्रभाव डाला। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक भूमि पर नकदी फसलें उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया, जिससे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन लगातार गिरा। इन दोनों कारणों से भारत में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत में 1757 में जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया था प्लासी पर, उसके बाद बक्सर के युद्ध द्वारा कब्जा किया, तो 1757 से लेकर उसके बाद भारत में 9 बड़े अकाल पड़े। कितने? 9 बड़े अकाल पड़े। इनमें से पहला अकाल 1769-70 में पड़ा था। ये इतना भीषण था कि पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की 1/3 आबादी साफ हो गई, 1/3 जनसंख्या साफ हो गई थी। ब्रिटिश भारत 9 अकाल पड़े थे। सबसे भीषण अकाल बंगाल में 1943 में पड़ा था। ये क्वेश्चन सब पूछे जा चुके हैं जीएस प्रश्न पत्र में। सबसे भीषण अकाल बंगाल में 1943 में पड़ा था। ये इतना भीषण था कि तमाम बंगाली लोग भागकर उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में चले गए, यूपी बिहार में आ गए। बंगाली लोग भागकर यूपी और बिहार में चले आए, पलायन कर गए और उत्तर प्रदेश बिहार के अलग अलग नगरों में बस गए। आप अक्सर देखते होंगे कि उत्तर भारत के नगरों में एक बंगाली टोला पाया जाता है। तो ये विचारणी है कि वो बंगाली टोला वहां आया कैसे। जैसे बनारस में, वाराणसी में एक बंगाली टोला है, क्योंकि मैं वाराणसी का इसलिए जानता हूँ, तो वाराणसी बंगाली टोला है। तो वास्तव में 1943 के बाद की ही घटना थी, जब बंगाली लोग भागकर उत्तर भारत के नगरों में आ गए और उत्तर भारत के अलग अलग नगरों में बंगाली टोला पाया जाता है ना। गांव में भी आप देखते होंगे कि एक जो डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग कहते हैं बंगाली डॉक्टर, है ना, बंगाली डॉक्टर, या कोई बंगालन होती है, बंगालन मतलब फीमेल बंगालन होती है, वो स्कूल चला रही होती है, बच्चों को शिक्षा दे रही होती है। आज भी यहाँ पे बंगालन पाए जाते हैं। लोग बंगालन से डरते भी हैं। हो सकता है इसका रीजन ये हो कि वेस्ट बंगाल में काला जादू प्रचलित है ना, तो लोग बंगालन से दूर रहने को कहते हैं अपने घर के लोगों को, है ना। ठीक है, अब इसके बाद ब्रिटिश भारत में उद्योगों की स्थिति, है ना। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति के चलते, मतलब भारत का आर्थिक शोषण करने की नीति के चलते, यहाँ के जो परंपरागत उद्योग था, परंपरागत हथकरघा उद्योग, है ना, कपड़ा बुनने का उद्योग, इसे यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन लिखेंगे आप। अंग्रेजों की भारत का शोषण करने की नीति यानी औपनिवेशिक नीति के चलते भारत का परंपरागत हथकरघा उद्योग, दस्तकारी उद्योग और अन्य शिल्प उद्योग मतलब हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाए जाते हैं सामान, और अन्य शिल्प उद्योगों का तेजी से विनाश हुआ। जो परंपरागत उद्योगों का विनाश हुआ तो भारत में क्या बढ़ेगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। इसके परिणामस्वरूप भारत में बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भारत में इंग्लैंड की तरह भारत में भी आधुनिक उद्योगों के विकास का प्रयास नहीं किया। इंग्लैंड में तो खूब बड़ी बड़ी चिमनियां थी, खूब बड़े बड़े उद्योग थे, लेकिन भारत में अंग्रेजों ने आधुनिक उद्योगों के विकास का प्रयास नहीं किया। एक तरफ तो परंपरागत उद्योगों का विनाश हुआ, दूसरे आधुनिक उद्योगों को लगाने का प्रयास नहीं किया। इसे ही भारत का विऔद्योगीकरण कहते हैं। भारत में विऔद्योगीकरण हुआ। विऔद्योगीकरण दो बातों से मिलता है, एक परंपरागत उद्योगों का विनाश हुआ और दूसरा भारत में नए उद्योगों का विकास नहीं किया। तो भारत में विऔद्योगीकरण हुआ इसके चलते, जिसका दोहरा उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था? भारत के विऔद्योगीकरण करने का, यानी परंपरागत उद्योगों का विनाश और नए उद्योगों की स्थापना नहीं। इसका दोहरा उद्देश्य था। पहला, भारत से कच्चे माल का निर्यात बना रहे। भारत में उद्योग की स्थापना हो जाती तो भारत बना बनाया माल बेचने लगता या इंग्लैंड को भेजने लगता, और इंग्लैंड को पसंद नहीं आता कि भारत उल्टे हमें ही बना बनाया माल भेज रहा है। नहीं, भारत से कच्चा माल भेजेगा और उसी कच्चे माल से पक्का माल बनाकर हम भारत को बेचेंगे। अंग्रेज ऐसा सोचते थे। पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पहले वाले वीडियो में इसकी अच्छी से व्याख्या की गई है। तो भारत सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक रहे, पहला उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य था इंग्लैंड के विनिर्मित माल का भारत आयातक बना रहे। ठीक है। हालांकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अंग्रेजों के न चाहते हुए भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ भारतीय पूंजीपतियों के प्रयासों से और उनके साहस के चलते भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई। ऐसे उद्योगों में प्रमुख थे 1954 में, है ना, काबसजी ढेबर द्वारा, 1954 में काबसजी ढेबर द्वारा मुंबई में सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना, है ना,
काबसजी ढेबर द्वारा मुंबई में सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना, उसी में नोट करके लिखिएगा। हालांकि भारत में सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया था, लेकिन वह असफल रहा। हालांकि भारत में सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। पहला सफल प्रयास 1854 में किया गया, जो कि सफल रहा। ठीक है। इसके बाद 1859 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में, कलकत्ता के बगल में ही पड़ता है रिसरा, पश्चिम बंगाल के रिसरा में जूट उद्योग की स्थापना की गई। ठीक है। इसके बाद 1870 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई, लेकिन ये बहुत छोटे स्तर पे था। ठीक है। इसके बाद 1907 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, जो कि बड़े पैमाने पर था और वास्तव में भारत में लोहा इस्पात उद्योग का विकास 1907 में टिस्को की स्थापना के साथ ही माना जाता है। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग होगा, आधारभूत उद्योग होता है। अगर लोहा इस्पात किसी देश में उद्योग विकसित नहीं है तो देश में बहुत सारे उद्योग विकसित ही नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर लोहा इस्पात उद्योग किसी देश में नहीं है तो कारें कैसे बनाएगा, मोटर गाड़ी कैसे बनाएगा, बाइक्स कैसे बनाएगा, और भी बहुत सारे उद्योगों को पनपने के लिए इस्पात की जरूरत पड़ती है, स्टील की, है ना। तो इसलिए विभिन्न देश सबसे पहले आधारभूत उद्योगों का विकास करते हैं, तभी दूसरे उद्योग उस पर पनप पाएंगे। तो लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। 1904 में चेन्नई में रानीपेट में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। चेन्नई के रानीपेट में 1904 में। और भी बहुत सारे उद्योग हैं। मैं एक अध्याय आएगा भारत में उद्योगों का विकास, उसमें विस्तार से सब बताऊंगा, बहुत सारे उद्योगों के बारे में बात करूंगा, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। फिलहाल यहाँ काम लायक बातें जान लीजिए, है ना। लेकिन भारत में उद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने वाले पूंजीगत उद्योगों का अभाव ही बना रहा है। जो पूंजीगत उद्योग होते हैं उनका अभाव बना रहा है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग क्या है? लोहा इस्पात उद्योग एक पूंजीगत उद्योग है ना। वो दूसरे उद्योगों के लिए पूंजी प्रदान करता है। लोहा इस्पात उद्योग, मशीनें नहीं होंगी तो दूसरे उद्योग कैसे बनेंगे? लोहा इस्पात उद्योग क्या है? स्टील बनाता है, स्टील से दूसरी मशीनें बनती हैं और मशीनें क्या है? दूसरे कारखानों में काम आती हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग पूंजीगत उद्योग है। वही लिखा है कि लेकिन भारत में उद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने वाले पूंजीगत उद्योगों का लगातार अभाव बना रहा है। थोड़े बहुत लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हुए थे, लेकिन उससे भारत जैसे विशाल देश की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती थी। वास्तव में लोहा इस्पात उद्योग के विकास का प्रयास स्वतंत्रता बाद किया गया। आप पढ़े होंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ लोहा स्टील प्लांटों की स्थापना की गई ना, लोहा इस्पात प्लांट की स्थापना, जैसे बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला। आप पढ़ते होंगे बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, है ना। पढ़ाया जाएगा, इसे आगे भी बताया जाएगा सब। विदेशी व्यापार, सिंपल सी बात है। अंग्रेजों की नीति भारत से कच्चा माल का निर्यात करने की थी। तो व्यापार में क्या होता है? निर्यात होता है और आयात होता है। अंग्रेजों की नीति भारत से इंग्लैंड को कच्चा माल का निर्यात करने की थी। तो भारत से क्या निर्यात हो सकता है? कच्चा माल, जैसे चाय, कॉफी, चीनी, चाय, कॉफी, चीनी, रबड़, पटसन, नील, कपास वगैरह वगैरह। और आयात क्या होता था? बने बनाए माल का भारत आयात करता था। खासकर अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करता था। जैसे कपड़ा, कपड़ा क्या है? अंतिम उपभोक्ता वस्तु है, तैयार हो गया है, अब उसे सिर्फ पहनना है ना। तो बना बनाया कपड़ा, भारत इंग्लैंड से बने बनाए कपड़े का आयात करता था, यानी सिले सिलाए कपड़े का भी आयात करता था। तो चूंकि इंग्लैंड से आयात होने वाली सबसे बड़ी वस्तु क्या थी? कपड़ा थी। भारत अपने ही देश से कपास भेजता था और इंग्लैंड से मंगाता था। तो इंग्लैंड से आयात होने वाली सबसे बड़ी वस्तु कपड़ा थी। यही कारण है कि बाद के समय में जब भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, आधुनिक चेतना का विकास हुआ। भारत में राष्ट्रीयता और आधुनिक चेतना का विकास कब हुआ? 1857 की क्रांति के बाद। 1857 तक आधुनिक चेतना थी, लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं थी। राजा राम मोहन राय, जो कि भारत के अग्रदूत कहलाते हैं, उनका समयकाल तो 1857 के पहले ही है ना। संवाद कौमुदी लिखी, मिरातुल अखबार लिखा, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई किसी के साथ मिलकर, तमाम उनकी गतिविधियां थी। पढ़े होंगे कि कई भाषाओं के अखबार पढ़ते थे, इसलिए उन्हें भारत का आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय जो भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति थे, वो 1857 के पहले के थे। लेकिन फिर भी व्यापक स्तर पर राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना, आधुनिक विचारों, जो आधुनिक विचारों से आप परिचित होंगे, पढ़ते होंगे आप,
आप फेसबुक से जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, आधुनिक मीडिया से जुड़े हैं। आधुनिक विचार क्या है, जिन्हें हम उन्नत विचार कहते हैं, उन विचारों से आप परिचित हैं, है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी, महिलाओं की आज़ादी, उस समय क्या था, महिलाओं को सती प्रथा के तहत जला दिया जाता था। तो आधुनिक विचारों से उस समय काल के भारतीय परिचित नहीं थे। 1857 के बाद धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। भारत आधुनिक विचारों से परिचित हुआ कब, जब भारत के लोग इंग्लैंड से ही पढ़ लिख कर वापस आए। भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करने वाले जो प्रारंभिक लोग थे, वास्तव में इंग्लैंड से ही पढ़ लिख कर आए थे, है ना। तो भारत में जब आधुनिक चेतना का विकास हुआ तो सबसे पहली जो नफरत फूटी, किसके खिलाफ फूटी, सूती कपड़े के खिलाफ। जो भारत में पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा है, भारत में पहला अखिल भारतीय आंदोलन किसे माना जाता है, व्यापक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान सूती कपड़े खूब जलाए जाते थे, है ना। पहली बार उसी दौरान सूती कपड़े जलाए गए थे। हालांकि इसके पहले बाल गंगाधर तिलक ने भी 1896 में सूती कपड़ा पहली बार जलाया था। उटपटांग सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे पूछता रहता है, ठीक है। इतिहास पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो हमने बताया कि सूती प्रमुख वस्तु थी, इसलिए आंदोलन जब शुरू हुआ भारत में राष्ट्रीयता के चलते, तो सबसे पहले सूती का ही बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट, ददनी प्रथा। जैसे कृषि क्षेत्र में किसानों को मजबूर किया जाता था 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए, 3 कठिया प्रथा थी। उसी तरह उद्योग के क्षेत्र में मजबूर करने वाली प्रथा कौन सी थी, ददनी प्रथा। ददनी प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज व्यापारी स्थानीय कारीगर, है ना, हथकरघा चालकों, इस जो हथकरघा चलाते हैं उन्हीं को कह रहा हूँ। इसके तहत अंग्रेज व्यापारी स्थानीय हथकरघा चालकों, दस्तकारों, कारीगरों, शिल्पियों को एक अग्रिम पेशगी के रूप में न्यूनतम धनराशि देते थे, कम से कम, ठीक है, ताकि हस्त निर्मित माल उनसे प्राप्त कर सकें। तो हस्त निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम पेशगी के रूप में उन्हें न्यूनतम धनराशि देते थे, ताकि जो स्थानीय कारीगर हैं वो अंग्रेजों के लिए माल तैयार करें, है ना। जो स्थानीय उद्योग थे उस समय छोटी छोटी वस्तुएं हाथ से बनाते थे, कुछ कढ़ाई वाले कपड़े जैसे कि बहुत आकर्षण का केंद्र होते हैं विदेशियों के बीच। आप अक्सर देखते होंगे मॉल वॉल में घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे कि किसी मॉल में या स्वतंत्र खुले बाजारों में भी हैंडीक्राफ्ट के सामान वहाँ पे अंग्रेज भीड़ लगा देते हैं। बड़ी कौतूहल भरे दृश्य से देखते हैं, उठा कर रहेगा 50 रुपया का और खरीदेंगे कितने का, 500 का। खूब बेवकूफ़ बनाते हैं वहाँ यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार होते हैं, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं कह सकता, उनके पास बहुत पैसा है और वस्तु की कीमत पैसे के अनुसार होती है। अंग्रेजों के पास खूब पैसा है, ले आते हैं डॉलर में, तो 50 रुपये की चीज़ 500 रुपये में खरीदते हैं। अच्छी बात है, सबका भला होता है। मॉल वॉल में भी आप देखते होंगे, मॉल में तो हद हो जाती है। मॉल में अगर आप गलती से भी हैंडीक्राफ्ट की दुकान में घुस गए तो 5 रुपये की चीज़ 5000 की बताई जाती है। मैं एक बार गलती से घुस गया था, नॉर्मल सी चीज़ रखी हुई थी, पूछा कितने का, हमने सोचा कि होगा बहुत होगा 150-200 रुपये का, उसने बोला कि 3000 रुपये का। हमने कहा हद हो गई। एक ऐसी टूटी फूटी पेंटिंग थी, न उसमें कोई रंग था न कोई चमक, एकदम साधारण सा 1 फीट की पेंटिंग, 1 फीट की, कोई पेंसिल से हल्का फुल्का बना दिया था। मैं पूछा कितने का है, तो बोले 1600 का। हमने कहा ये इससे अच्छा तो मैं बना दूंगा। खैर अंग्रेज लोग आते हैं तो हैंडीक्राफ्ट के नाम पे खूब खरीदते हैं यहाँ से। तो ददनी प्रथा में भी अंग्रेज व्यापारी क्या करते थे, अग्रिम पेशगी के तहत न्यूनतम धनराशि देकर उन्हें मजबूर करते थे कि तुम ये वस्तु इतनी मात्रा में बनाकर हमें समय पर दोगे। क्या करते थे वो, लेके अपने घरों में सजावट करते रहे होंगे या वापस जब इंग्लैंड जाते थे तो वहां महंगे दामों पर बेचते रहे होंगे, है ना। तो ये है ब्रिटिश भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति, उद्योग की स्थिति, व्यापार की स्थिति और संबंधित प्रथाएं। इसके बाद ब्रिटिश भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था समाप्त हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पढ़ेंगे। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या मूलभूत अंतर है ये पढ़ेंगे। आर्थिक विकास की प्रणालियां पढ़ेंगे। प्रणालियां क्या है, आर्थिक विकास के बहुत से रास्ते हो सकते हैं, जैसे पूंजीवादी रास्ता, है ना, साम्यवादी रास्ता, मिश्रित प्रणाली, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ना, कि थोड़ा सरकार का योगदान थोड़ा निजी क्षेत्र का योगदान। जैसे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, एक तरह से आर्थिक विकास की प्रणाली है, सिस्टम है। पूंजीवादी प्रणाली या फिर केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली। केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, भारत जैसे देश के लिए विनाशकारी है ये। केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली एक तरह से रूस में चलता है, वहां पे निजी क्षेत्र को पनपने नहीं दिया जाता पूरी तरह से, और चाइना में भी तो चलता है, पूरी तरह से उद्योगों पर
हर आर्थिक क्रियाकलाप पर किसका नियंत्रण रहेगा? सरकार का नियंत्रण रहेगा। इसे हम कहते हैं केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली। तो हमने बताया कि हम आर्थिक समृद्धि पढ़ेंगे, आर्थिक विकास पढ़ेंगे, दोनों में अंतर पढ़ेंगे, फिर आर्थिक विकास की प्रणालियां पढ़ेंगे, जो भी बताया अलग अलग प्रणाली हो सकती है आर्थिक विकास की। उसके बाद फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की, सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद हम बात करेंगे गरीबी पर, बेरोजगारी पर, है ना। भारत में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सैकड़ों योजनाएं चली हैं। उन सैकड़ों योजनाओं पर हम बात करेंगे, खूब सवाल पूछे जाते हैं वहां से, है ना। गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, इनसे संबंधित तमाम योजनाएं भारत सरकार ने बनाई हैं, जैसे भारत निर्माण योजना, है ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। इस तरह से फिर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम भारत में जो नियोजन है, नियोजन मतलब प्लान्ड इकोनॉमी के जो लक्षण है भारत में, पंचवर्षीय योजनाएं पर सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, फिर वो पढ़ेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे बढ़ते रहिए। नमस्कार।